बिना किसी देरी के प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। और ये प्रश्न सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, है ना। यानी कि वो संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में होता है, किसी और के पहाड़े में नहीं मिलेगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो, जीरो भाज्य संख्या है। जीरो क्या है बच्चों, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि जीरो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। 2 से, 4 से, 10 से, 5 से, 3 से, 1 से, हर एक संख्या से विभाजित होती है जीरो। ठीक, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, 8 जो है ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो 8 है ये कैसी संख्या है बच्चों, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये जो 2 है बच्चों ये अभाज्य है। अभाज्य क्यों है, क्योंकि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से, देखो ये जो संख्या है 2 सिर्फ 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 सिर्फ 2 के बारे में मिलेगा, किसी और के बारे में आपको कभी 2 नहीं मिलेगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी, 2 है। और सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछे भी गए हैं, कब कब वो मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बना रहा हूँ इस वीडियो को, और नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर, नए एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, छाट के लेके आया हूँ। इनको तो करना ही करना है। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इजी और इम्पोर्टेंट है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा। प्रत्येक धनात्मक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। धनात्मक पूर्णांक विषम हो सकता है या फिर सम भी हो सकता है, यह यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, ये यहाँ पर मिसिंग है। अगर आपसे बोलेगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताओ, तो विषम में क्या होगा, ये वाला सही रूप होगा। ये वाला सही रूप है विषम का। ठीक है, ये वाला सही रूप है विषम का, क्योंकि q आपका कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक आपका क्या होता है, पूर्णांक आपका सम रूप, सम भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकती है। ठीक है, सपोज करो सम मैंने 2 ले लिया, विषम मैंने 3 ले लिया। इसको जैसे ही मैं 2 से गुणा कर दूंगा क्या होगा, देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये भी सम हो गया, ये भी क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे इस पे मैं 1 जोड़ दूंगा, 4 में 1 जोड़ो, 6 में 1 जोड़ो, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7, तो ये क्या हो गया, विषम रूप हो गया। तो किसी भी पूर्णांक का विषम रूप कैसा होता है, जो पूर्णांक होगा उसको किसी सम संख्या से गुणा करो और उसमें कोई विषम संख्या जोड़ो, तो वो विषम रूप होगा। सम रूप क्या होगा, कोई भी पूर्णांक होगा उसको सम संख्या से गुणा कर दो तो वो समरूप हो जाएगा। ये हमारा समरूप है, ये हमारा क्या है, समरूप है। ठीक है, आराम से बन गया, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 26 156 का लॉशअप है 156 है, तो इनका मौशअप क्या होगा। तो आप जानते हैं प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लॉशअप गुणे मौशअप के बराबर होता है। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इसके बराबर होती है, मौश गुणे लॉश के बराबर होती है ना। मौशा को हम HCF कहते हैं और लॉशअप को LCM कहते हैं। तो प्रश्न में हमें देखो बच्चों, संख्या जो दे रखी है 26 और 156 दे रखा है। पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है, और हमें इनका लॉशा दे रखा है और मौशा निकालना है। मौशा में निकालना है, लॉशा दे रखा है 156। 156 गुणे में 156 एक में 156, तो मौशा क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 26 और यहाँ से बचेगा मौशा, तो मौशा आ जाएगा 26। मौशा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं। कह रहे हैं संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। शानदार क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या करना है, 144 का गुणनखंड करना है। काटो इसको,
दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो तिया 6, एक बजा दो छंग 12, दो एक कम 2, दो अट्ठे 16, दो नम 18, तीन तिया 9 और तीन एक कम 3। तो हम 144 को जो लिख सकते हैं कैसे, दो कितनी बार है, 1 2 3 4, दो है 4 बार, तीन कितनी बार है बच्चों, 3 है 2 बार। तो जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनके घातों का हमें क्या निकालना है, योगफल। तो 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 होगा। ठीक, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दो संख्याओं का लौसा इतना है तो दो संख्याओं का मौसा कितना होगा। आप जानते हैं संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लौसा, लौसा क्या दे रखा है, 31 68 गुणे मौसा के बराबर होता है। तो हमें मौसा निकालना है, हमें मौसा निकालना है। ओके बच्चों, सो अब आप देखो खुद, लौसा इतना है, मौसा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए क्या होगा, ये जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 132 और यहाँ है 288 और ये जो गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3 1 6 8। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, मौसा। अब आपको इसको हल करना है, अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो मैं एक बार फटाफट चेक कर लेता हूँ भाग में। देखिए इसको आप सरल भी कर सकते हो। अब पहले नॉर्मल देखते हैं कटता है कि नहीं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। इकाई के स्थान पर 2 से कटेगा ना, 2 एक कम 2, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ये काटो, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 तिया, ये हो गया। अब ये हो गया 9 2 11 और 7 18, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, एक बजा, 3 चौके 12, 3 एक कम 3 एक कम, देखो 11 से कटेगा, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौको 44, 24 से काटो, 24 एक कम 24, कितना बच गया 4, 48 हो गया, 24 दूनी 48, तो क्या बचा 12, सिर्फ 12 बचा। तो मौसा कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। ठीक है, हमें मोबाइल की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, आराम से हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू से ही कैलकुलेटर की मदद लेना स्टार्ट कर दें, तो फिर आप कैलकुलेटर के आदी बन जाओगे। 2 + 3 कितना होता है फिर ये भी नहीं बोल पाओगे। तो कैलकुलेटर की लत नहीं लगानी है आपको, सारा कैलकुलेशन आपको अपने हाथों से ही करना है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो आपसे क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए क्या कथन सही होता है। ए और अगर बी दो संख्या है तो क्या होगा, उन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके लौशप्पा गुणे मौशप्पा के बराबर होता है, ये आप जानते हो। तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। अगर आपके पास दो संख्याएं, दो संख्याओं की जो गुणनफल होती है उनके मौसा गुणा उनके लौसा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। देखो, कभी भी किसी परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग दें, मतलब एक परिमेय और एक दूसरा अपरिमेय हो, चाहे जोड़ो, अगर एक अपरिमेय आ गया या दोनों अपरिमेय है तो जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमेशा क्या होगा बच्चों, अपरिमेय होगा। तो आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण मैं दे दूं आपको, जैसे मेरी एक संख्या 2 एक परिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, तो 2/√3 क्या होगा, ये पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय। ये पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। कह रहे m का मान 5 है और n हमारा 5 + 7 है, तो इसका मान क्या होगा। आप ढंग से देखिए, m हमारा क्या है बच्चों, 5 है, और जो m + 7 है, m + 7 किसके बराबर है, n के बराबर है। तो m का मान 5 रख दो यहाँ पर,
तो n का मान क्या होगा, 5 और 7 12 हो जाएगा। n का मान 12 और m का मान कितना है 5। हमें ये मान हमें ज्ञात करना है, अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो m का मान कितना है 5, 5 का वर्ग करो, n का मान है 12, 12 का वर्ग करो, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, तो ये हो जाएगा 169, जिसका वर्गमूल होता है 13। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिलेगा, 13। बड़े आराम से मिल गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होती है, 1 2 3 अपरिभाषित। देखो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे मैंने एक परिमेय संख्या लिख दी 1/2। अब इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्या और बना सकते हो, तो ये अपरिभाषित है। ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, ऊपर भी 3 से गुणा कर दो, नीचे भी 3 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, नीचे भी 4 से, 5 6 7 चलता रहेगा। तो ये 1 2 3 कह नहीं सकते, तो लिखेंगे अपरिभाषित है। क्या है ये, अपरिभाषित। नेक्स्ट, कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है, देखिए अगर आपके पास दो संख्या हैं, एक संख्या a है और एक संख्या b है, और इन दोनों संख्याओं का अगर आप HCF निकालो, HCF का मतलब क्या होता है, मौशा। अगर दोनों संख्याओं का मौशा निकालो और अगर मौशा एक आता है, तो उन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे, उन दोनों संख्याओं को हम कहेंगे सह अभाज्य। अंग्रेजी में बोला जाता है को प्राइम। उन दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य कहते हैं। तो अगर हम देखें मतलब यहाँ से देखो, अगर हल करें 31 एकम 31, 31 तिया 93, तो इसका HCF आ जाएगा 31। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 से कट गई, HCF 7 आ गया। हमें HCF 1 चाहिए। 5 देखो ये 15 है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो इसका HCF 5 आ गया। ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैसे सही होगा वो देखते हैं। 18 का गुणनखंड करोगे क्या आ जाएगा, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक। 25 को लिख सकते हैं हम ऐसे, 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। 18 का गुणनखंड किया हमने, तो 2 तो एक बार है और 3 2 बार है, और 25 में 5 2 बार है। दो संख्या है ना हमारे पास, इन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता है, तो उस स्थिति में जो हमारा HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो HCF 1 होता है। आगे 18 और 25 का HCF 1, यानी कि ये जो उत्तर है वो हमारा बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, एक भी मैं फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कम करा रहा हूँ, लेकिन सारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से करा रहा हूँ। यही क्वेश्चन, इन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। एक वीडियो मैंने बना रखी है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6.5 घंटे की वीडियो है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। उसको ज़रूर कर लेना, चैप्टर वाइज मैंने बना रखे हैं, छोटा बड़ा हर क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहे हैं n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक कैसी संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, क्या है, ये आपको बताना है। देखिए हमारे पास बोला n स्क्वायर माइनस 1 8 से कब कटेगी। देखो पहला काउंटर लेते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। पूर्णांक के अंदर देखो, पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 सब आता है, विषम संख्या भी आती है और सम संख्या भी आती है। तो कौन सी संख्या सही होगी, प्राकृतिक संख्या में 2 भी आता है, 2 लेके देख लो n की जगह पर, n की जगह पे मैं 2 लेके देख दो, काउंटर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। n की जगह पे 2 रखा, 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग होता है 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3। क्या 8 के पहाड़े में 3 आता है, बिल्कुल नहीं, गलत। तो ये बोल रहा है n बराबर 2 सम संख्या, गलत हो गया। और ये जो n बराबर 2 है ये पूर्णांक के अंतर्गत भी आता है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी कथन क्या हो जाएगा, 2 प्राकृतिक संख्या में भी आता है, ये कथन भी गलत हो गया। एक लिया मैंने एग्जाम्पल, n बराबर 2 सम संख्या वाला, गलत हो गया। n बराबर 2 प्राकृतिक संख्या में भी आता है, ये भी गलत हो गया। n बराबर 2 पूर्णांक में भी आता है, तो वो भी गलत हो गया, एक काउंटर एग्जाम्पल से।
विषम संख्या ले लो, कोई सा भी एक विषम संख्या लो, आपके मन में जो भी आ रहा है, 3, 5, ठीक है, 7, कुछ भी ले लो, 7 ले लेते हैं। n बराबर मैंने 7 ले लिया, ठीक है, n बराबर 7 ले लिया, रखो यहाँ पर, n स्क्वायर है ना, 7 स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है, बट्टे में क्या है 8, तो 7 का वर्ग क्या होता है 49 माइनस 1, कटेगा 8 से, ये आ जाएगा 48, 8 छंग 48, पूरा पूरा कट गया, 8 के पहाड़े में आधा 48। तो देखा, काउंटर एग्जाम्पल लिया, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, विषम संख्या होगा। n हमें लेना पड़ेगा कोई भी विषम संख्या, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, हर बार सही आ जाएगा, कट जाएगा 8 से, ठीक है। जब जब आपका दिमाग ना चले ना, तो ऐसे प्रश्न में काउंटर एग्जाम्पल लगाओ तो बेस्ट होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है, कह रहे हैं 65 और 117 के HCF को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो m का मान क्या होगा, ठीक, 65 और 117 का पहले क्या निकालो, HCF यानी कि मौशपा, 65 का गुणनखंड करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, इधर देखो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, तो जो हम 65 का अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं 5 गुणा 13, और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 है 2 बार और 13 है 1 बार। ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में हो, 13 दोनों में है, तो HCF क्या आ जाएगा, जो संख्या दोनों में होती है उसकी न्यूनतम घात, 13 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 ही है, तो ये 13 हो गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है कि भैया ये जो HCF है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब HCF जो है कितना 117 और 65 का, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 65m माइनस के 117 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें HCF मिला कितना है, इन दोनों का 13 मिला, इनकी जगह पे तो 13 आ जाएगा, और इधर क्या है 65m माइनस के 117, ठीक, तो माइनस के 117 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 117, इधर आके 65m, ठीक है, इधर जोड़ोगे तो 130, ये आ गया 65m, ठीक, 65 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 65 दूनी 130 होता है, तो m का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, m का मान कितना होगा बच्चों 2 होगा। ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, और देखो मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम के में आते हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे यहीं से ही आएंगे, ठीक। क्या निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है, आप जानते हो कोई भी अगर अभाज्य संख्या होती है, कोई भी अभाज्य संख्या होती है और अगर उसके ऊपर अंडर रूट लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक, ये आप जानते हो। तो 37 क्या है, 37 आपका अभाज्य संख्या है, उसके ऊपर अंडर रूट लगा है, तो ये कैसी संख्या है, ये है अपरिमेय। 5 एक अभाज्य संख्या है, ऊपर अंडर रूट लगा है, तो ये क्या है अपरिमेय। 17 क्या है, एक अपरिमेय, 17 एक क्या अभाज्य संख्या है, अंडर रूट लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। अंडर रूट का 5 प्लस का अंडर रूट का 5 माइनस का अंडर रूट का 5 घटा, क्या बचा 3, 3 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, ये p बट्टे q के रूप में आ गया, बट्टे में 0 नहीं है, तो ये वाला डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया परिमेय, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 हमारे अपरिमेय थे, ये हमारा क्या है परिमेय है, बड़े आराम से हो गया। आगे बढ़ो, शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b को, ये a है और वो b है, x और y हमारी अभाज्य संख्या है, तो हमें इन दोनों संख्याओं का HCF बताना है। HCF तो पूछा है, मैं आपको LCM भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। सो देखो भाई, हमारे पास a के स्थान पर क्या है दोस्त, x की घात 3 और y की घात कितनी है 2 है, और b हमारे पास है x 1, y हमारे पास है 2। हमें इन दोनों संख्याओं का HCF पूछा है। दो संख्या है तो पहले देखना है दोनों में क्या है, दोनों में x भी है
और दोनों में y भी है, ठीक है। तो हम HCF निकालते हैं ए और बी का। तो देखो हमें वो संख्या लेनी है जो दोनों में x है, और HCF जब हम निकालते हैं तो घात में जो मिनिमम होता है वो लिया जाता है। x की न्यूनतम घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो एक। और y की न्यूनतम घात कितनी है? 2। तो आंसर आ जाएगा x वाई स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा? x वाई स्क्वायर। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ HCF नहीं है, अगर आपसे LCM पूछता तो क्या करते? जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, x की घात 3 और y की घात क्या आ जाता? 2। अगर हमें LCM पूछता तो ये हमें हमारा उत्तर मिलता, ठीक है। ये प्रश्न भी हमने आराम से बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं संख्या 5 625 कैसी संख्या है एक? तो ध्यान से देखिए, 5 है और अंडर में लिखा है 625, ठीक है। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। 25 पंजे 125, इसके बट्टे में एक लिख सकता हूँ p बट्टे q के रूप में। तो ये क्या है दोस्त? एक परिमेय संख्या। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि भैया ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट कह रहे निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है? देखो इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत है। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो परिमेय होती है, ठीक। उसके बाद बोला है अपरिमेय कौन है? 2 हमारी परिमेय है, √2 हमारी अपरिमेय है। परिमेय गुणा अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये देखो 2 √4 का मतलब होता है 2, 2 दूनी 4, ये परिमेय है, ठीक। √2 √8 का मतलब होता है 2 √2, है ना। √2 गुणा √2 सिर्फ 2, 2 बार √ गुणा होने पर √ हट जाता है। 2 दूनी क्या हो गया? 4, 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमारी अपरिमेय संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है? देखो ये p बट्टे q के रूप में है, ये हमारा परिमेय है। 5 p बट्टे q के रूप में बना के लिख सकता हूँ, ये भी हमारा परिमेय है। √4 का मतलब होता है 2, 2 के बट्टे में एक लिख सकता हूँ, ये भी हमारा परिमेय है। 3 परिमेय है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगा है तो यानी कि वो क्या है बच्चों? अपरिमेय है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे अपरिमेय पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है? पाई। बच्चों पाई कैसी होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। मैं बार बार बोलता हूँ, पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 लिखा हुआ आता है तो 22/7 क्या होती है बच्चों? परिमेय होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पर। 2 क्या है? परिमेय। √5 क्या है? अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2/1, तो ये क्या है? परिमेय। अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगा है तो ये क्या है? अपरिमेय। हमसे पूछा है कि परिमेय कौन सी है, ठीक है। परिमेय कौन सी है? तो परिमेय हमारी ये वाली है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे यदि p और q प्राकृतिक संख्या है, p संख्या q का गुणज है, तो p और q का HCF क्या होगा? p संख्या q का गुणज है, q का गुणज है मतलब q बड़ा है, q का जो गुणज है वो p है, ठीक है। तो हमसे बोला p और q का HCF क्या होगा, ठीक है। इनका HCF क्या होगा ये हमें बताना है। p संख्या q का गुणज है, ठीक है। तो देखो q हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। और p हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें निकालना है HCF। तो HCF में क्या होगा? जो छोटा होगा ना उसको लिया जाता है। और अगर हमें LCM बोल दो तो हमें बड़ा वाला लेना होता है। तो छोटा वाला क्या है? p है, तो आंसर आ जाएगा p। आंसर क्या आ जाएगा? p। क्वेश्चन पे आ जाओ।
कह रहे हैं 72 और 234 का HCF 18 है, तो इनका LCM क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है। आप जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है 72 गुना 234 किसके बराबर होता है? HCF 18 है और हमें LCM निकालना है। 18 इधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। अट्ठारह चौके 72, 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। आंसर आ जाएगा 936। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 936। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया था, रिपीट हो गया। एम का मान कितना आता है? एम का मान 2 आता है। ठीक है ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, उसका दूसरा परिवर्तित रूप है और ये हमारे आखिरी क्वेश्चन है। हर प्रकार का प्रश्न मैंने आपको बता दिया, करा दिया है। ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का ही प्रश्न आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी बड़े वाले प्रश्न आपके वर्णनात्मक ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या, जब जब सबसे बड़ी से बड़ी बोले तो आपको क्या निकालना है? HCF। और छोटी से छोटी बोले थे तो क्या निकालते? LCM, लॉस ऑफ पावर। जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। जब भी शेषफल बोलेगा ना तो हमें क्या करना है? घटा देना है। हमें क्या करना है? घटाना है। बड़ी से बड़ी हमें प्रश्न के अनुसार क्या निकालना है? HCF निकालना है। 70 क्या है? शेषफल छोड़े 5, तो 70 में से 5 घटा दोगे। क्या करना है? 70 में से 5 घटाएंगे, 65 आ जाएगा। 70 माइनस 5 65 आ जाएगा। और 125 में से 25 क्या? शेषफल छोड़े 8, 8 घटा दो, 117 आ जाएगा। तो 65 और 117 का हमें क्या निकालना है बच्चों? HCF निकालना है। वही हमारा उत्तर होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। 65 का जो गुणनखंड किया था हमने, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, और 117 का जब गुणनखंड किया था 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, है ना। तो देखो 65 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 13, और 117 को हम लिख सकते हैं 3 है 2 बार, 13 है 1 बार। जो संख्या दोनों में उसे लेना होता है, तो जो HCF हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जितने भी प्रश्न मैंने बताए आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने नई NCERT और पुरानी NCERT दोनों पढ़ा रखी हैं बच्चों। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, सारा कुछ पढ़ा रखा है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हैं तो तैयारी हमारे साथ शुरू कर दीजिए। विज्ञान भी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, विज्ञान भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। कमेंट में आप ज़रूर बताएं आप कितना % लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, और आपको नई वीडियो कौन सी चाहिए। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।